Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is tracing evolutionary relationships. What are the relationships that all the evolutionary relationships we are going to discuss in this topic? So, first of all, when we try to follow evolutionary relationships, how do we identify characteristics as common? जब भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो कैसे हम किन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हैं कि वो कॉमन है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ये चीज़ हमको पता करना ज़रूरी है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर्स से पैदा हुए हों, राइट. तो जब दो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स सेम होते हैं तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होती हैं. एज एन एग्जांपल, कंसिडर द फैक्ट दैट मैमल्स हैव 4 limbs एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मैमल्स के 4 limbs होते हैं, राइट. और बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के और एम्फीबियंस, इन सभी के भी कितने 4 limbs होते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स इज सिमिलर दो इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन वेरियस वर्टिब्रेट्स. और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिम्ब का वो सभी में सेम होता है, जबकि सभी में इस लिम्ब का जो काम है, जो फंक्शन है, वो अलग अलग होता है. मतलब किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में ये जो लिम्ब है वो फ्लाई करने के काम में आता है, किसी में डेली वर्क करने के काम में आता है और किसी में कोई और काम में आता है, राइट. सो इन सब का स्ट्रक्चर भले ही सेम हो बट इनके जो काम यूजेस हैं या जो फंक्शंस हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं. वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी स्पाइन होती है. Such a homologous characters help to identify an evolutionary relationship between apparently different species. और ये जो homologous characteristics होती हैं, जो एक जैसी characteristics होती हैं, ये हमको help करती हैं evolutionary relationships को identify करने में, right? What are the evolutionary relationships? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है, वो किसके कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ये सब हम पता लगा सकते हैं विद द होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. नाउ हाउएवर, all similarities simply in organ shape are not necessary because of common ancestry. ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गन्स शेप हों वो सेम हो अगर उनके एंसेस्टर्स सेम है तो, राइट. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स में कोई शेप सेम है, उनका कोई बॉडी शेप सेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स जो हों वो सेम हो. व्हाट वुड वी थिंक अबाउट द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स? अगर हम इसका एक एग्जांपल समझें तो बर्ड्स और बैट, बर्ड्स जो पक्षी होते हैं, बैट जो चमगादड़ होते हैं, उन दोनों के जो विंग्स होते हैं, बर्ड्स एंड बैट्स हैव विंग्स बट स्क्विरल एंड लेजार्ड डू नॉट. तो बर्ड्स और बैट के विंग्स होते हैं जबकि स्क्विरल मतलब कि गिलहरी और लेजार्ड मतलब छिपकली, इनके विंग नहीं होते हैं. सो आर बर्ड्स एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू स्क्विरल और लिजार्ड. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बर्ड और बैट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन और स्क्विरल और लिजार्ड से वो दोनों रिलेटेड नहीं है, राइट. सो बिफोर जम्प टू दिस कंक्लूजन, लेट अस लुक एट द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट मोर क्लोजली. तो किसी भी डिस्कशन पे जाने से पहले अगर हम उनके पंखों को देखें, बर्ड्स और बैट के विंग्स को देखें, then we do that, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers. तो अगर हम बैट के विंग्स को देखें तो बैट के जो विंग्स होते हैं वो बेसिकली स्किन फोल्ड्स होते हैं जो कि फिंगर्स तक स्ट्रेच्ड होते हैं, राइट.
सो ये इस तरीके की फिंगर्स होते हैं और उन पर एक स्किन फोल्ड होता है. बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म. लेकिन बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, उस पर फेदर की कवरिंग होती है उनके पूरे आर्म पर. The designs of the two wings, their structure and components are thus very different. तो इन दोनों विंग्स की जो डिज़ाइन होगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होगा. राइट. दे लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव अ कॉमन यूज़ फॉर फ्लाइंग. उनका लुक जो है वो सिमिलर होता है. क्यों? क्योंकि दोनों में ही इनका काम क्या है? फ्लाई करने का. देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन. लेकिन उनके जो ओरिजिन है वो कॉमन नहीं है, मतलब उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग अलग है. दिस मेक्स देम एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसी को हम बोलते हैं एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, होमोलोगस और एनालॉगस. होमोलोगस वो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन अलग अलग हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिम्ब हमने देखे, फिर वहीं बर्ड्स के लिम्ब देखे, लिजार्ड के लिम्ब देखे, फ्रॉग के लिम्ब देखे. राइट. इन सब का स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन इन सब के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं. राइट. सिमिलरली हमने सेकंड पढ़ा एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो बट उनके फंक्शंस जो हैं वो सेम हैं. इसका एग्जांपल हमने देखा बैट और बर्ड के विंग्स. इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है. दोनों ही फ्लाई करवाने के काम में आते हैं. Rather than homologous characteristics, it would now be interesting to think about whether bird's arm and bat's arm should be considered homologous or analogous. So now जो बर्ड के आर्म्स होते हैं और जो बैट के आर्म्स होते हैं उनको एनालॉगस कहें या होमोलोगस कहें. राइट. क्योंकि दोनों का ही स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं और दोनों के फंक्शंस भी सेम होते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, these are the homologous and analogous organs that we have studied. Now the next topic that we are going to study is the fossils. What do we mean by the term fossils? That thing we are going to discuss in this paragraph. Such studies of organ structure can be done not only on current species but also on species that are no longer alive. तो fossils मतलब उन ऑर्गन्स की या उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो ना केवल अभी जीवित हैं, अभी अलाइव हैं, बल्कि उन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करना जो अब अलाइव नहीं हैं, जो कि डेड हो चुके हैं. राइट. हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एवर एग्जिस्टेड. तो ऐसी स्पीशीज़ जो अब नहीं होती हैं, अब नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो फॉसिल्स की हेल्प से हम उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि जब ये एग्जिस्ट करती होंगी तो ये किस तरीके से रहती होंगी. वी नो दिस फ्रॉम फाइंडिंग फॉसिल्स. और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फॉसिल्स को ढूंढ कर. वॉट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई देयर बॉडीज़ विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डाई हो जाता है, तो उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है और लॉस्ट हो जाती है, मतलब कि गुम जाती है. बट एवरी वंस इन अ वाइल द बॉडी or at least some part may be in the environment that does not let it decompose completely. लेकिन बॉडी में कुछ एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि completely decompose नहीं होते हैं और वो रह जाते हैं. जैसे कि अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं वो आफ्टर सो मैनी ईयर्स भी वो डिकम्पोज नहीं होती हैं और वो ऐसी की ऐसी ही रहती हैं. राइट. तो वैसे ही हर एक बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता है.
और उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं। If a dead insect get caught in hot mud, for example, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impression of the body part of the insect. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक अगर कोई डेड इंसेक्ट जो है वो हॉट मड में फंस गया, कीचड़ में फंस गया, तो वो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता है और गीले मड में क्या होगा कि वो इट विल गेट हार्डन, द मड जो है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा और उसमें उस इंसेक्ट का जो शेप है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका इम्प्रेशन रह जाएगा, उनकी छाप रह जाएगी। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स, राइट। मतलब सिंपल सी चीज़, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए तो उनके जो अवशेष बचते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। यहाँ पर इन दिस पिक्चर द फॉसिल्स ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग गिवन हियर। एक ट्री ट्रंक का फॉसिल, एक इनवर्टिब्रेट जिसका नाम है अमोनाइट, उसका फॉसिल, ट्राइलोबाइट, नाइटीलिया एंड राजासोरा, इन सभी के फॉसिल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी डेथ के बाद इनकी हड्डियों से या इनके बॉडी के दूसरे पार्ट से जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स, राइट। नाउ हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर। अब हमको ये कैसे पता लगता है कि कोई फॉसिल कितना पुराना है। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू दिस एस्टिमेशन। ये इसको पता लगाने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ रिलेटिव। इफ़ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, it is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface are more recent than the fossil we find in the deeper layer। तो इसको पता लगाने का एक तरीका तो ये है कि अगर हम अर्थ को डिग करें, अर्थ में गड्ढा खोदें, तो वो फॉसिल जो हमको ऊपर से मिले वो फॉसिल कैसे हैं, रीसेंट फॉसिल हैं, मतलब नए फॉसिल हैं। और वो फॉसिल जो हमको ज़्यादा गहराई में मिलेंगे, ज़्यादा नीचे की तरफ मिलेंगे, वो फॉसिल्स कैसे होंगे, पुराने फॉसिल्स, राइट। द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज़ बाय डिटेक्टिंग द रेशो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उस फॉसिल मटेरियल में उस अलग अलग आइसोटोप के रेशोज़ को निकालें। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ दिस मेथड वर्क्स। अब ये मेथड एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है वो समझते हैं। सो हाउ डज दिस मेथड एग्जैक्टली वर्क्स, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर। फॉसिल्स कैसे बनते हैं लेयर बाय लेयर, ये समझते हैं। लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो। हम 100 मिलियन पहले की बात कर रहे हैं। Some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand। हम मान लेते हैं कि कुछ सी बेड जो थे वो डाई हो गए, वो मर गए और वो सैंड के अंदर दब गए। मोर सैंड एक्यूमुलेट्स एंड सैंडस्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर। और धीरे धीरे करके उन पे सैंड जो है वो सैंड की लेयर और ज़्यादा बढ़ती गई और ज़्यादा जमती गई और उस प्रेशर के कारण जो सैंडस्टोन्स बन गए, राइट, रेत के बड़े बड़े पत्थर बन गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाई। और उसके मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ कि डायनासोर जो वहाँ रहते थे वो भी मर गए और देयर बॉडीज टू आर बरीड इन द मड, और उनकी बॉडी भी मड में फंस गई। दिस मड इज़ ऑल्सो कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स, और ये मड भी धीरे धीरे करके इसके प्रेशर के कारण इसके भी बड़े बड़े पत्थर बन गए। अबोव द रॉक कंटेनिंग द अर्लियर इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स, और इन रॉक के ऊपर दूसरे इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स जो हैं वो जमने लग गए, राइट। अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर द बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रीचर डाइंग इन द एरिया आर फॉसिल्ड इन द रॉक अबोव दीज अर्लियर रॉक। अब उसके कुछ सालों बाद क्या हुआ
कि एक हॉर्स जैसा एक शेप का कोई एनिमल वो भी वहाँ पर मर गया और उसके वो भी ज़मीन में धंस गया और उसकी भी जो फॉसिल्स हैं वो ज़मीन के अंदर रह गए. मच लेटर बाय इरोशन और वाटर फ्लो वेयर्स away some of the rock and exposes the horse like fossils. As we dig deeper we will find older and older fossils. और मान लिया कि सॉइल इरोजन से या वाटर इरोजन से किसी भी कारण से अगर ऊपर की लेयर हटेगी सॉइल की तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, हॉर्स के फॉसिल, उसके बाद क्या दिखेगा, डायनासोर के फॉसिल्स, और उसके बाद लास्ट में दिखेंगे हमको इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल. तो इससे हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो फॉसिल्स हमको ऊपर से मिले वो कैसे होंगे, रीसेंट. जो फॉसिल्स हमको नीचे से मिल रहे हैं, डीपर एंड डीपर हमको खोदने के बाद मिल रहे हैं, वो फॉसिल्स कैसे होंगे, ओल्डर, राइट. सो दैट फॉसिल्स जो कि डीपर होंगे वो कैसे ओल्डर फॉसिल्स होंगे, राइट. नाउ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस. किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. मतलब वो अपने आप को कुछ अडाप्ट कर लेता है अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग्स वो अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट. तो इवोल्यूशन कैसे होता है वो समझते हैं. इवोल्यूशन बाय स्टेजेस. एवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस होती हैं और कैसे ऑर्गेनिजम्स में ये एवोल्यूशन होता है. अ क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर इज if complicated organs such as eye are selected from the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change. एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, राइट. जैसे कि हमने आंखें ले ली एग्जाम्पल के लिए. तो क्वेश्चन ये उठा कि कैसे एक सिंगल डीएनए में सिंगल चेंज होने के कारण हमारे इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स कैसे बनते हैं. श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशंस. श्योरली अब एकदम से ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है वो बन गया, राइट. किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को बनने के लिए बहुत समय लगा होगा और धीरे धीरे करके वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है वो बना होगा और उसको बनने में कई जनरेशन्स का समय भी लग सकता है, राइट. बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज बी सिलेक्टेड फॉर. लेकिन हम कैसे हर एक इंटरमीडिएट चेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा चेंज हुआ है किसी चेंज को होने में कितना समय लगा है. There are a number of possible explanations. Even an intermediate stage, example figure 9.11, such as rudimentary eye can be useful to some extent. अगर हम फिगर 9.11 की बात करें तो जो rudimentary eye है वो हमारे लिए इस चीज़ को समझने में थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है. This might be enough to give a fitness advantage. In fact, the eye, like the wing, seems to be very popular adaptation. Insects have them, so does an octopus, and so do vertebrates. And the structure of eye in each of these organisms is different enough for them to have separate evolutionary origins. So यहाँ पर हमने आई की हेल्प से इवोल्यूशन को समझाया है कि जो आईज होती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग उनका शेप होता है, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, राइट. सो कुछ वर्टिब्रेट्स में आई का शेप अलग होगा, कुछ वर्टिब्रेट्स में अलग होगा, राइट. हियर वी हैव गॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टोपस, कुछ इंसेक्ट्स एंड दूसरे वर्टिब्रेट्स, राइट. तो सब में आई का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, अलग अलग. Also a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different function.
ये भी हो सकता है कि हमें पहले कोई ऑर्गन था जिसका पहले हमारी बॉडी को कोई यूज़ नहीं था, बट धीरे धीरे करके लेटर ऑन हो सकता है कि हमारी बॉडी में उस ऑर्गन का कोई यूज़ होने लग जाए. Feathers, for example, can start out as providing insulation in cold weather, but later they might become useful for flight. तो जो बर्ड्स के feather हुआ करते थे, वो पहले उनका काम क्या था कि वो उनको हॉट जो कोल्ड टेम्परेचर है उससे वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. बट धीरे धीरे करके फेदर का एक और यूज़ काम में आया कि वो जो थे वो उनको उड़ने के लिए भी, फ्लाइट के लिए भी उनको काम में आते हैं. इनफैक्ट सम डायनासोर्स हैड फेदर. ये भी माना जाता है कि कुछ डायनासोर्स के भी फेदर हुआ करते थे. आपने सुना होगा कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी होते थे, राइट. Some dinosaurs had feathers, although they could not fly using the feathers. हालांकि उनके जो feathers होते थे उनसे वो उड़ नहीं पाते थे. Bird seems to have later adapted the feathers to flight. और birds ने क्या किया, birds ने इन feathers को अडाप्ट किया और जिससे इन feather की हेल्प से जो birds हैं वो उड़ने लग गए. This is of course means that birds are very closely related to reptiles since dinosaurs were reptiles. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो birds हैं वो कहीं ना कहीं reptile से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, reptile से कहीं ना कहीं associated हैं. क्यों? क्योंकि डायनासोर्स भी क्या थे, reptiles थे, राइट. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गन्स जो हैं उनका अलग फंक्शन होता है और वही ऑर्गन का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग फंक्शन होता है, राइट. तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवोल्यूशन के साथ साथ कोई स्पीशीज़ उन ऑर्गन्स को इवॉल्व करके उनसे दूसरे फंक्शंस भी करने लग जाती है जो उनके बेसिक फंक्शन नहीं होते उनके अलावा भी, राइट. सो that's all for today's class, students. In our next class we are going to start with our next paragraph. So that's all. Thank you.